यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो सीए फाउंडेशन का इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा दिख रहा होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम चैप्टर क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट। इन्वेंट्री किसे बोला जाता है, सबको मालूम है। इन्वेंट्री किसे बोला जाता है, स्टॉक को। ठीक है जी। यहाँ पर दो तीन पॉइंट मुझे आपके क्लियर करने हैं। दो तरह के बिजनेस होते हैं। बिजनेस कितने तरह के होते हैं जी? दो तरह के। एक होते हैं ट्रेडिंग के बिजनेस और दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस। जो ट्रेडिंग के बिजनेस वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ गुड्स परचेज करके लाते हैं। इन गुड्स के अंदर कोई चेंज नहीं करते। ये डेल्टा आपने उम्मीद है कभी न कभी सुना होगा। चेंज, कोई चेंज नहीं करते। और वही गुड्स एज इट इज, वही गुड्स एज इट इज वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। मतलब जो चीज मैंने परचेज करी वो चीज एज इट इज मैंने क्या कर दी, सेल कर दी। तो मैं कौन हो गया, ट्रेडर। ऐसे बिजनेस को क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग का बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एलजी कंपनी का शोरूम बना लिया। मैं एलजी कंपनी से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन परचेज करके लाता हूँ। एज इट इज वो आगे बेच देता हूँ। तो मैं एलजी कंपनी के जो प्रोडक्ट लेकर आया हूं उसके अंदर मैंने उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। एज इट इज मैंने वो क्या कर दिए, सेल कर दी। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग का बिजनेस। तो आप नॉर्मली जितनी भी दुकान देखते हैं किराने की, ये सब क्या करते हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं। अब कोई भी शूज का जो है ना, कोई शोरूम है, तो वो क्या करता है, एक कंपनी से शूज परचेज करके लाता है, एज इट इज वो शूज बेच देता है। तो उसने क्या करा है, ट्रेडिंग का बिजनेस करा है। मुझे उम्मीद है ट्रेडिंग बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरे बिजनेस का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस वाले क्या करते हैं, कुछ गुड्स परचेज करके लाते हैं। इन गुड्स को परचेज करने के बाद इसके अंदर कुछ चेंज करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ चेंज। और नई गुड्स, न्यू गुड्स एमर्ज होती है, जिनका डिस्टिंक्ट नेम होता है, डिस्टिंक्ट करेक्टर होता है, डिस्टिंक्ट यूज होता है। जिसका नाम अलग होगा, नेचर अलग होगा, करेक्टर अलग होगा। तो हमने जो गुड्स परचेज करी उसके अंदर कुछ चेंज करा, जिससे उसका नाम बदल गया, करेक्टर बदल गया, यूज बदल गया, और एक नई गुड्स एमर्ज हुई। और ये वाली नई गुड्स हमने फिर क्या करी है, सेल करी है। तो इट मीन हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक व्यक्ति क्लॉथ परचेज करके लाया। इसने इस क्लॉथ को काटा पीटा, सील दिया और शर्ट में बदल दिया। तो ये परचेज क्या करके लाया था जी, क्लॉथ। और इसने क्लॉथ को कन्वर्ट किस में कर दिया, शर्ट में। तो ये क्लॉथ क्या कहलाएगा, शर्ट क्या कहलाएगा। क्लॉथ तो वो गुड्स है जो उसने परचेज करी थी, शर्ट तो वो गुड्स है जो उसने सेल करी है। अब ये जो क्लॉथ है ना, इसे बोला जाएगा रॉ मटेरियल। जो मैं परचेज करके लाया उसे क्या बोला जाएगा, रॉ मटेरियल। मैंने इस रॉ मटेरियल को डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट यूज वाले नए एमर्जिंग प्रोडक्ट में बदल दिया। तो इस शर्ट को क्या बोला जाएगा, फिनिश गुड्स, जो हमने सेल करनी है। तो दो चीज हमने सामने, हमारे सामने आई, एक रॉ मटेरियल और एक फिनिश गुड्स। इन दोनों के बीच में एक वर्ड और आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। एक मिनट में आपको डिटेल में समझाता हूं। अब आप समझने की कोशिश करें। हम सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, सर हम सबसे पहले क्लॉथ लेकर आएंगे। हमें इसको किस में बदलना है जी, सर हमें इसको शर्ट में बदलना है। तो सिंपल सी बात बताएं, क्लॉथ को शर्ट में बदलने के लिए मैं इसे एक प्रोसेस में डाल दूंगा। मैं इसे किस में डाल दूंगा, एक प्रोसेस में डाल दूंगा। ठीक है सर। इस प्रोसेस का नाम होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस। और कई बार ये प्रोडक्शन प्रोसेस एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले इस कपड़े को काटा जाएगा, दैट इज कटिंग प्रोसेस। फिर इस कपड़े को सिला जाएगा, दैट इज स्टिचिंग प्रोसेस। फिर इसको प्रेस वगैरह करके बहुत अच्छी इसकी जो है ना फिनिशिंग करके इसकी पैकिंग की जाएगी, दैट इज कॉल्ड फिनिशिंग प्रोसेस। इट मींस इस क्लॉथ को शर्ट में बदलने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ा। कटिंग प्रोसेस, स्टिचिंग प्रोसेस, फिनिशिंग प्रोसेस। तो हमने इसको एक प्रोसेस में डाला। जहां पर इसका प्रोसेस एंड होगा वहां पर एक नई गुड्स एमर्ज होगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा, फिनिश गुड्स। तो शर्ट तो मेरी फिनिश गुड्स की डेफिनेशन में आएगी और क्लॉथ मेरा रॉ मटेरियल की डेफिनेशन में आएगा। अब बात बची WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में एक चीज और समझना स्टार्ट करें। मैंने यहां पे लिखा प्रोडक्शन प्रोसेस।
प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके नीचे भी दो बातें लिख रहा हूं, स्टार्ट और एंड। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ तो एंड का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उसे बोला जाता है रॉ मटेरियल। ठीक है जी। जब तक, ध्यान से देखें, जब तक इस क्लॉथ को मैंने काटना शुरू नहीं किया, कटिंग प्रोसेस में मैंने इसको डाला ही नहीं, इसके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होकर एंड भी हो जाए तो उसको बोला जाएगा फिनिश गुड्स। उसको क्या बोला जाएगा जी? फिनिश गुड्स। सर बात भी ठीक है। हमने इस क्लॉथ को काटा, सीला, प्रेस किया, पैकिंग की और इसको शर्ट की फॉर्म में बदल दिया जो बेचने के लिए तैयार है, तो ये शर्ट क्या कहलाएगी? फिनिश गुड्स। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस से ये चीज बाहर आ चुकी, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो चुका? एंड। ये दो बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगली बात बड़े ध्यान से देखनी है आपने, वो क्या? अगर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट तो हो चुका लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस का एंड नहीं हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। उसको क्या बोला जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और अभी तक वो फिनिश गुड्स का रूप उसने नहीं लिया, तो उस माल को, उसको क्या बोला जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसको और डिटेल में समझें। अगर आपने 1% काम कर लिया और 100 बाकी 99% काम पेंडिंग है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर आपने 99% काम कर लिया और 1% पेंडिंग है, तो भी वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर आपने 0% काम किया है तो वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। और अगर आपका 100% काम हो चुका तो क्या कहलाएगा? फिनिश गुड्स। अब फिर से समझिए इस बात को। अगर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं किया तो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया लेकिन उसका एंड नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज immaterial that 1% work is done and 99% work is pending, or 99% work is done and 1% work is pending। काम शुरू हो चुका है और खत्म नहीं हुआ, चाहे 1% रहता है तो वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर आपका 100% कंप्लीट हो चुका है तभी वो क्या कहलाएगा? फिनिश गुड्स। तो मुझे उम्मीद है ये दो तीन वर्ड आपको समझ में आए होंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। मुझे उम्मीद है ये सारे वर्ड आपकी क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम अपने इस चैप्टर में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया सिर्फ इन्वेंट्री का मतलब क्या बताया मैंने आपको। स्टॉक और बिजनेस दो तरह के बताए, एक ट्रेडिंग का बिजनेस, एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। ट्रेडिंग का बिजनेस वाला क्या करेगा? जो गुड्स लाएगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेगा, एज इट इज वो बेच देगा। उसके पास एक ही तरह का स्टॉक मिलेगा, एक ही तरह का माल मिलेगा, जिसको वो क्या बोलेगा? स्टॉक। लेकिन मैन्युफैक्चरर के पास तीन चीजें मिलेंगी, रॉ मटेरियल भी मिल सकता है, डब्ल्यूआईपी भी मिल सकता है, फिनिश गुड्स भी मिल सकता है। तो वो अपनी इन सब चीजों को क्या बोलता है? इन्वेंट्री। तो आपने वर्ड भी सुना होगा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो तीन तरह की इन्वेंट्री मिलती है मैन्युफैक्चरर के पास। अब बात करते हैं अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे पूछता हूं। मैं एक आपके सामने बहुत सुंदर सा क्वेश्चन रखूंगा और मुझे उम्मीद है आप मुझे सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये मेरा करंट ईयर है और जो ये मेरा करंट ईयर है यही मेरा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ माय बिजनेस। मेरे बिजनेस का ये फर्स्ट ईयर है। मेरे बिजनेस का जब भी फर्स्ट ईयर हो तो समझ लेना ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, तो ओपनिंग डेटर क्रेडिटर कुछ भी नहीं है। तो हमने इस साल अपना व्यापार क्या करा है? स्टार्ट किया है। अगर हमने इस साल अपना व्यापार स्टार्ट किया है तो इट मींस आपका ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा? शून्य। ठीक है जी, हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया शून्य। हम गुड्स परचेज करके लाए 5, ए बी सी डी ई। हम 5 गुड्स परचेज करके लाए, ए बी सी डी और ई। ए का प्राइस था 100 रुपीज, बी का प्राइस था 120, सी का प्राइस था 130, डी का प्राइस था 140 और ई का प्राइस था 150। ठीक है जी। ए नाम की ये गुड्स, ए नाम की, बी नाम की, सी डी और ई नाम की जो मैं गुड्स परचेज करके लाया हूं, इन सब का प्राइस है 100, 120, 130, 140 और 150। सर इसका प्राइस अलग अलग क्यों है? पहली बात सुने, इन सब की क्वालिटी सेम है, इन सब की क्वांटिटी सेम है, ये सब एक जैसे हैं, बस मैंने इसको नाम दे दिया। मैंने जो पहले खरीदा मैंने उसको ए नाम दे दिया, मैंने जो दूसरे नंबर पे खरीदा उसको बी नाम दे दिया, तीसरे नंबर वाले को सी, चौथे नंबर पे जो खरीदा डी और पांचवें नंबर पे जो मैंने माल खरीदा उसको मैंने क्या नाम दे दिया? ई। इन सब की क्वालिटी क्या है? सेम। इन सब की क्वांटिटी क्या है? सेम। अगली बात, ये है जी नॉन पेरिशेबल।
नॉन पेरिशेबल। सर ये नॉन पेरिशेबल वही होते हैं कि जो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, खराब नहीं होते। हाँ, ये वही हैं जो खराब नहीं होते। उसके अलावा ये इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मेरे को फिनिश गुड्स बनानी है या कुछ भी मेरे को काम करना है तो मैं ए की जगह बी की जगह ए, बी की जगह सी, बी की जगह ई की जगह सी कुछ भी यूज कर सकता हूं। ये सब एक जैसे हैं, सबकी क्वालिटी क्या है जी? सेम। सबकी क्वांटिटी क्या है जी? सेम। सारे के सारे क्या हैं? नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल मतलब ये खराब होने वाले नहीं है। प्लस ये क्या है? इंटरचेंजेबल। इतने सारे कैरेक्टर हैं इसके अंदर। ठीक है सर। अब मैं अगर यहां पर 5 गुड्स परचेज करके लाया हूं, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, इट मे बी पॉसिबल कि मैं इनमें से 4 गुड्स से प्रोडक्शन कर दूं और एक मेरी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी रहे। हाँ जी, हो सकता है। बाकी बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे, 3 2 2 3, वो आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि 5 मैंने एग्जांपल लिए हैं। 5 में प्रोडक्ट लेकर आऊं ABCD, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ सेम है, इंटरचेंजेबल नॉन पेरिशेबल है, इनको मैं यूज कर रहा हूं। तो 5 ऑप्शन बनेगी। 4 को यूज कर लिया, एक अभी स्टॉक में पड़ा है, 3 को यूज कर लिया, 2 स्टॉक में पड़े हैं। मैं फिलहाल एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 4 गुड्स को मैंने क्या कर लिया? प्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया। 4 मैंने प्रोडक्ट से क्या बनाया? फिनिश गुड्स बनाने के लिए मैंने उसको यूज कर लिया और एक मेरा कहां बच गया जी? क्लोजिंग स्टॉक में। अब मेरे पास अगर ऑप्शन की चर्चा करें तो 5 ऑप्शन है। क्या? कि मैं ए बी सी और डी से प्रोडक्शन करके ई को स्टॉक में दिखा सकता हूं। मैं ए बी सी और ई से प्रोडक्शन करके डी को स्टॉक में दिखा सकता हूं। मैं ए बी डी और ई से प्रोडक्शन करके सी को स्टॉक में दिखा सकता हूं। मैं ए सी डी और ई से प्रोडक्शन करके बी को स्टॉक में दिखा सकता हूं। और मैं बी सी डी और ई से प्रोडक्शन करके ए को स्टॉक में दिखा सकता हूं। मेरे पास ये 5 ऑप्शन हैं और ये पांचों की पांचों ऑप्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था ये सब क्या है? इंटरचेंजेबल। प्लस क्या है? नॉन पेरिशेबल। मैं कुछ भी पहले खरीदूं और कुछ भी पहले यूज करूं तो जो चीज बच जाएगी मेरे पास, वो जो स्टॉक में चीज बचेगी वो खराब नहीं होने वाली। ठीक है सर, 5 ऑप्शन है। ए बी सी डी, ई बचा स्टॉक में, ए बी सी ई डी बचा स्टॉक में। ठीक है सर, 5 जो है ना मेरे पास ऑप्शन होगी। अब इन पांचों ऑप्शंस में से मैं 3 ऑप्शन हटा देता हूं, क्योंकि मेरे को जो कॉन्सेप्ट समझानी है वो फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगी। मैं बनाता हूं आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट। ये बनाना स्टार्ट किया हमने, ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने यहां पे लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से याद होगा कि ओपनिंग स्टॉक तो नील लिखा जाएगा यहां पे। हाँ जी सर, बिल्कुल, क्योंकि हमने बिजनेस इसी साल क्या किया था? स्टार्ट। मैंने यहां लिखा टू परचेज। हमने ए बी सी डी और ई सब परचेज करा है तो सब यहां पर आ जाएगा। फिर हमने यहां लिखा बाय सेल, जो भी हमने सेल की होगी वो यहां आ जाएगी। और यहां लिखेंगे हम क्या? बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इस क्लोजिंग स्टॉक को शो करने की मेरे पास कितने ऑप्शन है जी? 5। या तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा ए, या होगा बी, या होगा सी, या होगा डी, या होगा ई। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं परचेज के अमाउंट की, तो परचेज का अमाउंट हर बार सेम आएगा। ए बी सी डी जो 100 120 130 140 और 150 का खरीदा है उसका टोटल यही आएगा। जो सेल हुई है एक्चुअल में वो यही आएगी। परचेज मैंने लिख दी और ओपनिंग स्टॉक के आगे मैं नील लिख देता हूं कि हमारा ओपनिंग स्टॉक तो क्या है? नील। टू डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल मेरे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी नील हैं, तो मैंने यहां लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब जो समझाने वाली चीज है वो आपके सामने आने वाली है। अगर मैं ए को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाता हूं, अगर मैं ए को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाता हूं और कहता हूं कि साहब मैंने बी सी डी और ई, बी सी डी और ई से प्रोडक्शन कर दिया और मैं ए को स्टॉक में दिखाता हूं, तो ए हमने कितने रुपए का परचेज किया था? 100 रुपीज का हमने क्या करा था? परचेज। तो ए की वैल्यू यहां कितनी लिखी जाएगी? 100। और अगर मैं ये कहता कि भैया मेरा तो बी स्टॉक है, तो बी की वैल्यू कितनी होती? 120। अब मैंने आपको कहा था समझाने के लिए तो मैं फर्स्ट और लास्ट के बीच में कंपैरिजन कराऊंगा, तो यहां पर 100
ए दिखाते हैं तो 100, बी दिखाते हैं तो बी की वैल्यू, सी दिखाते हैं तो सी की वैल्यू, डी दिखाते हैं तो डी की वैल्यू, ई दिखाते हैं तो ई की वैल्यू आएगी। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक ई बचा हुआ है तो ई तो भैया हमारा 150 रुपीज में आया था। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। चाहे मैं क्लोजिंग स्टॉक ए दिखाऊं, चाहे मैं क्लोजिंग स्टॉक ई दिखाऊं, क्या ये ओपनिंग स्टॉक हमेशा नील रहेगा? यस। क्या ये परचेज का अमाउंट हर सिचुएशन में सेम रहेगा? सेम रहेगा। यस। क्या ये सेल का फिगर हर सिचुएशन में सेम रहेगा? यस। और क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हर सिचुएशन में सेम रहेंगे? यस। और अगर है नहीं तो नील रहेंगे। डिफरेंस सिर्फ किस में आया? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में आया। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपीज का है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है? 150 का। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं ए को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाता हूं तो हो सकता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एक्स रुपए बच जाए। हाँ सर हो सकता है, ये तो कैलकुलेशन है, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच गया? एक्स। मेरा अगला क्वेश्चन, अगर मैं ए की जगह ई को क्लोजिंग स्टॉक दिखाता तो क्रेडिट साइड में 50 रुपीज बताएं क्या लिखे हैं हमने? कम लिखे हैं या ज्यादा? सर 50 रुपए तो हमने ज्यादा लिखे हुए हैं। अगर 50 रुपीज हमने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं तो अगर मैं ई को क्लोजिंग स्टॉक दिखाता तो ग्रॉस प्रॉफिट बताएं कितना आता? एक्स से कम या एक्स से ज्यादा? सर एक्स से ज्यादा आता, क्योंकि क्रेडिट हमने 50 रुपीज एक्स्ट्रा लिखा है तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आता एक्स प्लस 50 रुपीज। अरे वाह, ये तो मौज होगी। हमने करा कुछ नहीं है, ए की जगह हमने ये कह दिया कि ई बचा हुआ है, बाकी से हमने क्या कर दिया? प्रोडक्शन कर दिया। तो जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था एक्स रुपीज वो इंक्रीज होकर कितना हो गया? एक्स प्लस 50 रुपीज। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेटर है? एक्स रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट बेटर है या एक्स प्लस 50 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट बेटर है? आप अपने अपने मन में सोच के बताएं। सर हम बिजनेस ही प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, तो जब हमने प्रॉफिट 50 रुपए ज्यादा ही कमा लिया तो वही हमारे लिए अच्छी बात है। ऑब्वियसली बात है, ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा आएगा, ज्यादा आएगा तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो सारी बातें अच्छी रहेंगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो 50 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट है वो अच्छी बात है तो आप गलत सोच रहे हैं। जी हां, अगर एक्स रुपए प्रॉफिट आता है यही अच्छी बात है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं बताता हूं आपको कैसे। हमने एक प्लॉट परचेज किया और ये हमने प्लॉट परचेज करा 10 लाख रुपए में। ठीक है जी, हमने 10 लाख रुपए परचेज कर दिया। आज की डेट में इस प्लॉट की मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपीज। अब तक मैंने आपको क्या बताया? हमने एक प्लॉट परचेज किया आज से 2 साल पहले, बताएं कितने रुपए परचेज किया था? 10 लाख रुपीज में। आज उस प्लॉट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 15 लाख रुपीज। मुझे बताएं मैंने कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया? सर सिंपल सी बात है ना, 10 लाख की लाए थे 15 लाख की होगी तो 5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया। आंसर इज नो। जब तक मैं इसको सेल ना करूंगा जब तक मैं प्रॉफिट ही ना कमा पाऊंगा। हाँ सर सही बात है। अरे कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहां गया? प्रॉफिट होने तो दो, जब भी तो उसकी एंट्री करोगे। अभी तक प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। मैंने ये कहा कब की प्लॉट बेचा? इस प्लॉट की हमने क्या बताई है? मार्केट वैल्यू। मैंने 10 लाख रुपए का प्लॉट परचेज किया, उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए है। तो बिल्कुल भी भूल के मत कह देना कि 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। 5 लाख का प्रॉफिट उस दिन माना जाएगा जिस दिन आप इसको एक्चुअल में सेल कर देंगे। अभी सेल हुआ नहीं है तो प्रॉफिट इसको माना नहीं जाएगा। हाँ जी सर सही बात है। हम फिर ए की जगह ई को अगर क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं तो भी तो सर ग्रॉस प्रॉफिट जो 50 रुपीज बढ़ जाता है। इसके बारे में और डिटेल बताऊं? मैं बताता हूं इसके बारे में और डिटेल। एक वर्ड होता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसकी हिंदी होती है झूठा दिखावा। अगर हम अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, अकाउंट्स की एंट्रीज में कुछ चेंज करते हैं जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट पर, एसेट्स पर, किसी रेशियो पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है तो वो एक्चुअल इंपैक्ट नहीं होता, वो इल्यूजरी होता है। ये 50 रुपए का जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा है ये एक्चुअल में आपने कमाया नहीं है, ये इल्यूजरी प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट जब कमाते हैं जब आप सेल इंक्रीज करते हैं। अगर आप सेल इंक्रीज नहीं करके स्टॉक को इंक्रीज करके प्रॉफिट बढ़ाते हो तो ये तो विंडो ड्रेसिंग है। ये आपने +1 में वर्ड जरूर सुना होगा, विंडो ड्रेसिंग की। हमें अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर जो है ना डिस्क्लोजर करना चाहिए। ये तो बस मैंने अकाउंट की एक एंट्री घुमाई है,
मैं कितने प्रोडक्ट लेकर आया था, 5, ABCD, सबकी क्वालिटी सबकी क्वांटिटी क्या थी, सेम, नॉन पेरिशेबल थे, नो और क्या थे, इंटरचेंजेबल, तभी मैं ऐसा कर पाया। मेरी मर्जी है, मैं किसी भी चार से प्रोडक्शन करूं, किसी भी एक को स्टॉक में दिखाऊं, किसी भी चार से प्रोडक्शन करूं और किसी भी एक को किसमें दिखाऊं, स्टॉक में दिखाऊं। अगर मैं ऐसे अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता हूं तो ये जो 50 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा ये इल्यूजरी प्रॉफिट आएगा। ये कौन सा प्रॉफिट आएगा, इल्यूजरी प्रॉफिट आएगा। और ये इल्यूजरी प्रॉफिट दिखाने के मैं आपको नुकसान गिनवाना स्टार्ट करता हूं तो आप कहोगे हाँ सर ये तो बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा हमारे को। क्या इस 50 रुपीज पर, क्या इस 50 रुपीज पर जो मैंने अर्न नहीं करे विंडो ड्रेसिंग दिखाने की वजह से इस 50 रुपीज पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट 50 रुपीज इंक्रीज कर लिया तो नेट प्रॉफिट भी फिर 50 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा और फिर उस पर क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। अगर आप कंपनी बनाकर काम कर रहे हो तो क्या इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा आपसे? यस। अगर आपने कोई मैनेजर रखा हुआ है और उस मैनेजर का कमीशन आपके प्रॉफिट की रेशो में जाता है तो मैनेजर का कमीशन इस 50 रुपए पर भी देना पड़ेगा। और अगर आपकी लेबर ये देखती है कि हमारी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है तो आपका वर्कर आपसे बोनस की क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। देखो अगर आपने एक एंट्री झूठी दिखाई, अगर आपने एक एंट्री झूठी दिखाई जिससे इल्यूजरी प्रॉफिट आपके सामने आ गया तो इस इल्यूजरी प्रॉफिट के हिस्सेदार आ जाएंगे। मैनेजर कहेगा भाई मेरा कमीशन तो प्रॉफिट का इतने परसेंट है, लाओ इस पे भी कमीशन दो। शेयर होल्डर कहेगा अच्छा तुमने इतना पैसा कमा लिया, लाओ डिविडेंड दो। वर्कर कहेगा अच्छा सारा दिन पसीने हम निकाले, पैसा तुम इतना कमा रहे हो, प्लीज हमें भी क्या दो, बोनस। और गवर्नमेंट तो गर्दन पकड़ के आपको गई ला टैक्स दे, प्रॉफिट दिखा रखा है। तो हमें ऐसा झूठा प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहिए। जब मैं इतनी डिटेल में बताता हूं तो बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर 50 ही तो रुपए है। क्या 50 रुपए ही तो है सर, क्यों इतने परेशान कर रहे हो हमारे को, 50 रुपए की तो बात है। अरे ये तो एक फिनिश गुड्स पे 50 रुपए का फर्क आ रहा है। और अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 50,000 यूनिट हो तो सबको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितने रुपए का फर्क आ जाएगा। हाँ सर, जब हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एक एक दो दो तीन तीन रुपए के फर्क दिखाने से ही लाखों रुपए के का इंपैक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो हमें विंडो ड्रेसिंग नहीं दिखानी चाहिए। इसके अंदर एक चीज और ऐड करता हूं मैं आपके लिए, अगर हम ए को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दिखेगा, 100। और अगर हम ई को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दिखेगा, 150। इसका मतलब 150 दिखाने से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक ध्यान दें आपकी करंट एसेट होती है, तो करंट एसेट का टोटल भी ज्यादा आ जाएगा। और आपने कभी नहीं कभी सुना होगा करंट रेशो, हाँ सर सुना था। और आपने ये भी सुना होगा कि करंट रेशो कितनी होनी चाहिए, 2:1, कि करंट एसेट जो है ना करंट लायबिलिटीज का एटलीस्ट डबल होना चाहिए। और अगर मैं ये एंट्री घुमाता हूं 100 की जगह 150 दिखाता हूं तो मेरी करंट एसेट मतलब स्टॉक इंक्रीज हो गया, जिससे करंट रेशो सही दिखेगी। एक्चुअल में वो है नहीं, एक्चुअल में वो सही है नहीं और हमें सही दिखेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि बिजनेस बहुत बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो वर्ड बचपन में सुना था विंडो ड्रेसिंग, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि हमें विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। इन सब को मैं एक बार और बता देता हूं कि ये जब ही एप्लीकेबल होगा जब ये सारी गुड्स कौन सी हैं, नॉन पेरिशेबल। अरे मैं ई से पहले प्रोडक्शन कर दूं और ए जो मैंने परचेज कर रखी है वो खराब हो जाए तो सारा मेरा दिमाग लगाए वो सारा वेस्ट हो जाएगा। अगर ये रॉ मटेरियल खराब हो गया 100 रुपीज का तो इन सारी गुड्स की ये खास बात है कि नॉन पेरिशेबल है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूं यहां तक हमने जो पढ़ा है उसका क्रक्स। आपको क्या करना चाहिए, सुने जरा ध्यान से, आपको क्या करना चाहिए। दो ही तो काम है ना सर, जो हम माल परचेज करके लाएंगे उससे या तो हम क्या करेंगे जी, प्रोडक्शन, या वो कहां बचा पड़ा होगा, स्टॉक में। तो आपको प्रोडक्शन किससे करना है, महंगी चीज से करना है। प्रोडक्शन किससे करना है, महंगी चीज से करना है। और स्टॉक में कौन सी चीज रखनी है, जो सस्ती होगी, बात खत्म। आपने चाहे वो पहले खरीदी है चाहे वो आपने बाद में खरीदी है। ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो ट्रू प्रॉफिट सामने आएगा, एक्चुअल सिचुएशन सामने आएगी, इल्यूजरी प्रॉफिट नहीं आएगा और विंडो ड्रेसिंग नहीं होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई।
अगर आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन किससे करेंगे, महंगी चीजों से करोगे। अगर आप प्रोडक्शन महंगी चीजों से करोगे और क्लोजिंग स्टॉक सस्ती चीजों का दिखाओगे, तो ऐसा करने से क्या चीज सामने आएगी, ट्रू प्रॉफिट। क्या चीज सामने नहीं आएगी, इल्यूजरी प्रॉफिट सामने नहीं आएगा और विंडो ड्रेसिंग नहीं होगी और अकाउंट्स आपकी ट्रू इंफॉर्मेशन अकाउंट्स चेक करने वाले को देगा। ठीक है जी, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं हमारे इस एग्जाम्पल को दोबारा से लिखता हूं। हमने सबसे पहले क्या परचेज करा, ए, फिर क्या परचेज करा, बी, फिर क्या परचेज करा, सी, फिर क्या परचेज करा फोर्थ नंबर पर, डी, और फिफ्थ नंबर पर क्या परचेज करा, ई। ए कितने रुपए का आया था सर, हमें याद है 100, बी 120, ये 130, ये 140 और ये 150। हमने सबसे पहले क्या खरीदा था, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इन सब का प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू प्योर एंड प्योर इन्फ्लेशन। ड्यू टू प्योर एंड प्योर इन्फ्लेशन। इन सब की क्वालिटी क्या है, सेम। इन सब की क्वांटिटी क्या है, सेम। सारे के सारे क्या है, नॉन पेरिशेबल, और सारे के सारे क्या है, इंटरचेंजेबल। तो इनका प्राइस सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से इनका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब हमें करना क्या चाहिए, मैंने अभी आपको बताया था, हमें प्रोडक्शन किससे करना चाहिए सर, महंगी चीज से। तो स्टॉक में क्या चीज रखनी चाहिए, जो चीज सस्ती है वो स्टॉक में रखनी चाहिए। तो आप सोच के बताएं, अब आप आराम से सोच के बताएं कि इन सब में से सबसे महंगा तो 150 है। अगर मुझे 5 में से एक चीज से प्रोडक्शन करना हो तो वो सबसे महंगी वाली होनी चाहिए, और सबसे महंगी वाली है 150 की ई। तो मैं सबसे पहले इससे प्रोडक्शन करूंगा। और अगर मुझे 2 यूनिट से प्रोडक्शन करना हो तो दूसरी डी होगी, मुझे 3 से प्रोडक्शन करना हो तो तीसरी सी होगी, मुझे 4 से प्रोडक्शन करना हो तो चौथी कौन सी होगी, बी। और ए फिर आपको कहां दिखेगा, स्टॉक में। ये फिर आपको कहां दिखेगा, स्टॉक में। अब ध्यान से समझे, मैंने ई को कब परचेज किया था, सबसे लास्ट में। मैंने ई को कब परचेज किया था, सबसे लास्ट में। ई से प्रोडक्शन कब किया, सबसे पहले। तो इसको बोला जाएगा टेक्निकली लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोला जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो चीज हमने लास्ट में परचेज करी है वो हम पहले प्रोडक्शन के लिए आउट करेंगे। ठीक है जी, इसको क्या बोला गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं ऐसा करता हूं तो प्रोडक्शन किससे हो जाएगा, महंगी चीज से, और स्टॉक कौन सा दिख जाएगा, सस्ता। और ऐसा करने से विंडो ड्रेसिंग नहीं होगी, ट्रू प्रॉफिट आपका सामने आएगा और सब कुछ सही रहेगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी जो लीफो मैंने वर्ड बोला है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या है, एक मेथड। किस चीज का मेथड है, ये मटेरियल को इशू करने का मेथड है। मटेरियल को इशू करने का मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप ऐसा करते हो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, अगर आप ऐसा करते हो तो प्रोडक्शन महंगी चीज से हो जाएगा, स्टॉक सस्ती चीज से हो जाएगा, इल्यूजरी प्रॉफिट सामने नहीं आएगा, ट्रू प्रॉफिट सामने आएगा, विंडो ड्रेसिंग नहीं होगी। ठीक है जी, ये मटेरियल किसने किसको इशू किया था, परचेज डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया था। तो परचेज डिपार्टमेंट को महंगी चीजें पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देनी चाहिए, अगर 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 वो नॉन पेरिशेबल हैं, इंटरचेंजेबल हैं। और अगर वो नॉन पेरिशेबल नहीं है और इंटरचेंजेबल नहीं है तो जहां ए यूज होनी है वहां ए ही यूज होगी, मैं ई दे ही नहीं सकता। जहां बी यूज होनी है वहां बी ही यूज होगी, मैं ई दे ही नहीं सकता। अब लास्ट बात और बताता हूं, इन्फ्लेशन में कौन सा मेथड लगाना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन, सर ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने कहा बताओ कैसा भी तो हो सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले चीज आए महंगी, ए आए 150 रुपीज का, बी आए 140 रुपीज का, सी आए 130 रुपीज का, डी आए 120 रुपीज का और ई आए 100 रुपीज का। ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये इन्फ्लेशन का रिवर्स है, और इन्फ्लेशन का रिवर्स क्या होता है, डीफ्लेशन। हम अभी भी अपने मेथड पे रहेंगे, क्या, प्रोडक्शन किससे करना है, महंगी चीज से। प्रोडक्शन किससे करना है, महंगी चीज से। इन सब में से सबसे महंगी कौन सी है जी, 150 वाली। तो पहले प्रोडक्शन में कौन सी भेज दू, 150। दूसरे नंबर पे 140, तीसरे नंबर पे 130, चौथे नंबर पे 120, और ये 100 रुपीज वाली कहां बची पड़ी होगी, आपकी स्टॉक में। मेरा अगला क्वेश्चन, मैं पहले क्या परचेज करके लाया, ए।
मैंने पहले किस से प्रोडक्शन करा, ए से। मैं पहले क्या परचेज करके लाया, ए। मैंने पहले प्रोडक्शन किससे करा, ए से। तो इसको क्या बोला जाएगा टेक्निकली, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं डीफ्लेशन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाता हूं तो प्रोडक्शन किससे हो जाएगा, महंगी चीज से। स्टॉक कौन सा बच जाएगा, सस्ता। और ऐसा करने से क्या होगा, मैं बार बार बता चुका हूं, इल्यूजरी प्रॉफिट नहीं आएगा, ट्रू प्रॉफिट सामने आएगा, विंडो ड्रेसिंग नहीं आएगी, अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन आपको शो करेंगे। ये इन्फ्लेशन का मेथड कौन लगाएगा, सर अभी तो आपने बताया था परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट रॉ मेटेरियल परचेज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करता है, इशू। और इशू कौन से ही करनी चाहिए, महंगी। और ये इशू करने के क्या मैंने आपको बताया मेथड। ये तो थी फर्स्ट बेसिक क्लास इन्वेंट्री की, और इसके अंदर मैंने आपको दो ही वर्ड सिखाए, लास्ट इन फर्स्ट आउट और दूसरा वर्ड सिखाया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी भी इसकी डिटेल चर्चा करनी बाकी है। अच्छा सर, इतना कुछ करने के बाद भी अभी कुछ और समझना बाकी है। जी हाँ, मैं इसमें कुछ और भी सिखाऊंगा आपको जो आगे चल के इंटरलिंक होगा, और फिर ये धीरे धीरे आपकी कॉन्सेप्ट क्या होती रहेंगी, डेवलप। लास्ट के 3 मिनट लेके हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, रिवाइज जो हमने आज पढ़ा है। हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का मतलब मैंने आपको बता दिया, रॉ मटेरियल का मतलब मैंने आपको बता दिया, डब्ल्यूएफपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, फिनिश गुड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ तो डब्ल्यूएफपी, और खत्म हो गया तो फिनिश गुड्स। इट इज इमटेरियल दैट 1% वर्क इज डन एंड 99% वर्क इज पेंडिंग, और 99% वर्क इज डन एंड 1% इज पेंडिंग। पेंडिंग है तो डब्ल्यूएफपी, शुरू ही नहीं हुआ, 0% है तो रॉ मटेरियल, 100% हो चुका तो फिनिश गुड्स। ये ऐसा हमने किया था। फिर हम क्या बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री को इशू करने की बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री को इशू कौन करेगा, प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट। किसको इशू करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट जब रॉ मटेरियल परचेज करके लाया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है, इशू। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब हम इशू करेंगे तो हमें इशू ऐसे करना चाहिए कि विंडो ड्रेसिंग ना हो, प्रोडक्शन महंगी चीजों से हो जाए। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका। फिर मैंने आपको समझाया था, ए दिखाता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपीज आ रहा है, ई दिखाता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट, गलत बोल गया मैं शायद कुछ। ए का क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं 100 रुपीज का दिखाता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट एक्स रुपीज आता है। ई को अगर मैं 150 रुपीज का दिखाता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट एक्स प्लस क्या आता है, 50। इन दोनों में से बेटर कौन सा है, एक्स रुपीज। हालांकि हमें लगता है कि हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जो 50 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है वही अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इस 50 रुपए को बिना कमाए चार चार हिस्सेदार आ जाएंगे। सरकार कहेगी लाओ टैक्स दो, वर्कर कहेगा लाओ बोनस दो, शोल्डर कहेगा लाओ डिविडेंड दो, ठीक है जी, मैनेजर कहेगा लाओ कमीशन दो। फिर मैंने आपको बताया था, सेल करने से प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता। फिर हम अपनी इस बात पे आए थे, फिर हमने चर्चा की थी, ए बी सी डी ई, हम 5 चीजें लेकर आए। सबकी क्वालिटी क्या है, सेम। सबकी क्वांटिटी क्या है, सेम। सब क्या है, नॉन पेरिशेबल, और सब क्या है, नॉन इंटरचेंजेबल। इन सब का प्राइस बढ़ क्यों रहा है, ड्यू टू प्योर एंड प्योर इन्फ्लेशन। सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। और मुझे प्रोडक्शन किससे करना चाहिए, महंगी चीज से, और स्टॉक में कौन सी रखनी चाहिए, सस्ती। मैं सबसे लास्ट में कौन सी लाया था, ई। सबसे पहले किससे प्रोडक्शन कर दिया, ई से, तो इसको क्या बोला जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं सबसे पहले क्या लेकर आया था, ए, और सबसे पहले प्रोडक्शन किससे करा, ई से, तो इसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन्फ्लेशन में क्या लगाना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। डिफ्लेशन में क्या लगाना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा करेंगे तो प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, स्टॉक सस्ता हो जाएगा। वही हम चाहते थे, विंडो ड्रेसिंग होगी नहीं, ट्रू प्रॉफिट सामने आएगा। यहीं पर एक चीज और ऐड कर देता हूं, यहीं पर एक रूल और आपने सुना होगा कि हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर लेस। विच एवर लेस का यही लॉजिक है कि इल्यूजरी प्रॉफिट ना दिखे और कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो होता रहे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको और इंटरलिंक कराएंगे।